Hello students, in today's class हम लोगों ने स्टार्ट करना है डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने लेंस मेकर फार्मूला निकाला था। उस लेंस मेकर फार्मूले से हमें ये पता चला था कि फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदलने से फोकल लेंथ बदलती है। तो बेसिकली डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये होता कैसे है? तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में रखा हुआ है। मान लीजिए एक आपके पास लेंस है, आपने पहले उसको एयर में रखा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यस और नो? फिर आपने उसी लेंस को उठा के रख दिया काय में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर में। तो अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। तो बेसिकली डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है ग्लास का कि वो किस मीडियम में रखा है, आप उसको विथ रिस्पेक्ट टू किस मीडियम के बता रहे हैं। तो जनरली अगर मान लीजिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज़ लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। मान लीजिए यहाँ इसकी वैल्यू 1 और यहाँ इसकी वैल्यू 2 है। यहाँ पे अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कम है, और यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी फोकल लेंथ, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे इसकी लार्ज फोकल लेंथ होगी, लार्ज एफ, और यहाँ पे इसका स्मॉल एफ होगा। क्यों? क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें फोकल लेंथ कम होगी। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और यहाँ पे इस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। तो बेसिकली लेंस हमारा वही था, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिपेंड करता है किस मीडियम में रखते हैं, तो उसके कारण ये चेंजेस आते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से मान लीजिए यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज़ मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने उसको मान लीजिए वाटर में रखा था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको पता है। हमने पहले उसको किस में उठा के रखा था? हमने वो लेंस को उठा के पानी में रख दिया, वाटर में। तो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर यदि ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर के, देन फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो एफ की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। द वैल्यू ऑफ एफ इज़ नेगेटिव। क्या बोला उन्होंने? यदि मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एयर और इसका विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब इसका वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो फोकल लेंथ बिकम नेगेटिव। मतलब नेचर ऑफ लेंस विल चेंज। मतलब अगर आपने यहाँ पे नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, मतलब अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस रखा है तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक कॉनकेव, और यदि आपने कॉनकेव लेंस रखा है तो इट्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक कॉन्वेक्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपको पॉइंट 2 भी याद रखना है। पॉइंट 3 हमारा ये है, इफ़ लेंस मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
with respect to air is equals to refractive index of lens with respect to air है। यहाँ पे ज़्यादा की बात थी, यहाँ पे मान लीजिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो फोकल लेंथ बिकम एफ बिकम इन्फिनिटी। एफ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरह हो जाएगा। लेंस विथ रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ विल बी बिकम इन्फिनिटी एंड इट बिहेव एज अ प्लेन ग्लास शीट। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास शीट की तरह। लेंस विल बिकम इनविजिबल। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है, डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फोकल लेंथ क्या होता है। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोगों को देखना है, ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ बदलती है तो रेडियस भी बदलती है। आप लोग को पता है थिन लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। यहाँ पे फोकल लेंथ स्मॉल होती है और यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कैसी होती हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोगों को इस चैप्टर में 10th से रिलेटेड कुछ टॉपिक को रिवाइज करना है जो आप खुद करेंगे, जैसे कि डिस्पर्शन का एक फिनोमिना होता है रेनबो, उसके बाद ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स। यह आपको क्लास 10th का रिवीजन करना है। इसमें से वैसे चांसेस कम होते हैं पेपर में क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी हमको लाइट से रिलेटेड ये फिनोमिनास के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपके टॉपिक में 12th के टॉपिक में थोड़ा सा दिया हुआ है स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग में आप लोग को बता देती हूँ स्कैटरिंग क्या होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ बेसिकली इस व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। ज़्यादातर लाइट क्या होती है, किसी पार्टिकल से टकराती है। तो क्या होता है, जब लाइट किसी पार्टिकल से टकरा के डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाए तो उसको हम कहते हैं, उस फिनोमेना को हम कहते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, आप लोग को पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि पोलन, डस्ट, स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सब पार्टिकल होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ इन सब के थ्रू लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, फैलती है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक लॉ दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग का उन्होंने बोला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ इन द स्कैटर्ड लाइट वेरीज इनवर्सली एज द 4th पावर ऑफ। मतलब अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, सीधी बात है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग कम होगा, सीधी बात है। गेटिंग माई पॉइंट। मतलब जिसका वेवलेंथ कम होगा वो बहुत ज़्यादा फैलेगी और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम फैलेगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग या फिर अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग एक बात पे और डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल ऑल्सो। मतलब वेवलेंथ पे तो डिपेंड करता ही है, ऊपर से साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है।
गेटिंग माई पॉइंट। यदि साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा है वेवलेंथ से, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और वेवलेंथ डिपेंड कर, इफ़ द साइज ऑफ स्कैटरर साइज ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी वेरी लेस देन वेवलेंथ, तो वहाँ पे रिले स्कैटरिंग फॉलो होता है। मतलब वहाँ पे ये फंडा सही है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यदि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं तो। लेकिन अगर मान लीजिए साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है लाइट की वेवलेंथ से, ठीक है, तो ऑल कलर्स या फिर ऑल वेवलेंथ स्कैटर्ड इक्वली, ऐसा नहीं होगा रेड कलर ज़्यादा होगा या वाइट कलर ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली अगर साइज़ ऑफ पार्टिकल, लाइट जिस पार्टिकल से टकरा रही है वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसकी वेवलेंथ से, उसके अंदर जितने भी कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ से यदि उसका साइज़ बड़ा है तो सारे कलर इक्वली स्कैटर्ड होते हैं, हमको कोई कलर वेरिएशन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर साइज़ ऑफ पार्टिकल छोटा है तो डिपेंड करेगा, हो सकता है हमें एक कोई पर्टिकुलर कलर दिखाई दे। गेटिंग माई पॉइंट। ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाई स्काई इज़ ब्लू, ये तो तुमको आप सबको पता है। लाइट जो होती है सन से आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उससे ये लाइट, सनलाइट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स, जिसमें सबसे कम वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज़ वेरी लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड। ये 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर, सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट और सबसे ज़्यादा होती है रेड की। तो जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो सबसे ज़्यादा फैलेगा। तो जब ये सनलाइट यहाँ से आती है और जब ये एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारे तक पहुँचती है तो वो इन पार्टिकल से टकराती है, जिसके कारण ब्लू कलर सबसे ज़्यादा फैला हुआ हमें दिखाई देता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें क्यों सन रेड कलर का दिखाई देता है? तो सनराइज और सनसेट के समय पे ये हॉरिजन पे होता है सन, ये हमसे बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे होता है, बहुत दूर, सनराइज़ और सनसेट के समय पे। तो जब ये सन से लाइट जो आ रही होती हैं उनमें से सारी लाइटें, लोअर वेवलेंथ की सारी लाइट क्या हो जाती हैं? स्कैटर्ड हो जाती हैं। सिर्फ हम तक कौन सी लाइट पहुंच पाती है? हम तक सिर्फ पहुंच पाती है रेड लाइट। क्यों? क्योंकि रेड लाइट कम फैलती है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग? इसलिए हमें ये सन कैसा है? लीस्ट स्कैटर्ड, ओनली रेड कलर इज़ लीस्ट स्कैटर्ड, वो कम फैलता है, इसलिए हमको सनराइज और सनसेट के समय रेड कलर दिखता है सन का। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो ये आप लोग के कुछ एग्जाम्पल है स्कैटरिंग के। मैंने आप लोग को बताया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमको पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारा जो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरल, दैट इज़ आई। हमारे पास आई इज़ द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ में? तो आई के बारे में आप सब लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। आपको वो आई का पूरा पोर्शन एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ओके। अब हम लोगों को जो क्लास 12th में पढ़ना है वो हमको पढ़ना है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप 2 तरीके के पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं आप लोग को पता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लार्ज इमेज देता है, लार्ज बड़ी इमेज देगा, लार्ज इमेज ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट, छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है, दैट इज़ माइक्रोस्कोप। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज कंसिस्टिंग ऑफ वन लेंस दैट इज कॉन्वेक्स। गेटिंग माई पॉइंट। आप लोग को पता है तो सिंपल माइक्रोस्कोप को हमको दो केसेस में पढ़ना है। केस वन पढ़ेंगे हम, केस वन पढ़ेंगे जब हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए, नियर पॉइंट पे। आपको पता है हमारी आँख का नियर पॉइंट कितना होता है, नियर पॉइंट को हम कैपिटल डी से शो करते हैं। 25 सेंटीमीटर इज़ द नियर पॉइंट ऑफ आवर आई। तो सबसे पहला केस हम देख रहे हैं कि सिंपल हमको इमेज कहाँ बननी चाहिए, नियर पॉइंट पे। तो बेसिकली दिस इज़ योर सिंपल माइक्रोस्कोप दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है। आपको पता है ये इसका फोकस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। जब एक ऑब्जेक्ट ए बी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है, गेटिंग माई पॉइंट। तो एक रे पैरेलल जाती है जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, तो ये इस फोकस से पास हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहाँ से हम देख रहे हैं, वी आर व्यूइंग फ्रॉम हेयर। तो ये दोनों रे यहाँ से जा रही हैं, लेकिन ये दोनों आपस में यहाँ मिलेंगी क्या, नहीं। तो हम इसको कहाँ लेके आएंगे, पीछे। ये लास्ट केस है। तो ये दोनों हमको यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसकी इमेज हमें ये बड़ी दिखाई दी, ए डैश बी डैश। गेटिंग माई पॉइंट। ओके ठीक है। तो बेसिकली ये जो इमेज अभी हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट केस में, ये कहाँ बनना चाहिए, डी डिस्टेंस पे, दैट इज़ लीस्ट डिस्टेंस, नियर पॉइंट पे बनना चाहिए। ओके ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मैग्नीफिकेशन और सारी चीज़ें निकालेंगे, कितना ये ऑब्जेक्ट को बड़ा करता है, कितना मैग्नीफाइड करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफिकेशन कितना होगा, हमको उसका फॉर्मूला निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। क्या कहते हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, ये एज इट इज़ आता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल subtended at eye by image angle. It is the ratio of angle subtended at eye by image at the near point. क्यों, क्योंकि हम केस वन किसके लिए पढ़ रहे हैं, नियर पॉइंट के लिए। इमेज कहाँ बन रही है हमारी, नियर पॉइंट पे। ठीक है। 2 नियर पॉइंट एंड द एंगल सबटेंडेड at eye by object, but object should be also at near point, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट भी कहाँ होना चाहिए, नियर पॉइंट पे ही होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो देख लेते हैं
आई पे एंगल बनाना मतलब ऑप्टिकल सेंटर पे ही। तो ये जो इमेज है, मैं आपको इसको दूसरे पेन से बताती हूँ। ये जो इमेज है, ये इमेज कितनी डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है। ये आई पे एंगल बना रही है बीटा, तो दिस एंगल इज बीटा। तो ऊपर वाला एंगल हमारा क्या हो गया, बीटा अपॉन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, इसको अपन क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल्स टू हो गया बीटा। नीचे क्या लिखा है, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट शुड बी एट नियर पॉइंट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे नहीं है, ये थोड़ा कम डिस्टेंस पे। तो हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाई और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, क्यों, क्योंकि ये हमारा नियर पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ ए डबल डैश। और ये जो एंगल बनाएगा किस पे, इस ऑप्टिकल सेंटर पे, इस एंगल को मैं क्या कहूँगी, अल्फ़ा। तो ये एंगल हमारा हो गया अल्फ़ा। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लीस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, इसलिए मैंने इस ऑब्जेक्ट का एक रिप्लिका बनाया है यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा लेना है मुझे। आ गई बात समझ में। तो दिस यू कॉल्ड एज, हम इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, मैं दूसरे पेज पे बता देती हूँ ताकि हम ट्राइंगल, या फिर मैं पीछे ही बना दूँ। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी हमारा कौन सा ट्राइंगल है, ऐसा एक ट्राइंगल है जो इमेज ने बनाया है। ये डी है, ये बीटा है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, और उन्होंने ऑप्टिकल सेंटर को सी लिया है, मैंने ओ लिया है, एक ही बात है, हम इसको सी लें। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, दिस इज़ योर इमेज। तो हम यहाँ से लेते हैं 10 बीटा। 10 बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डैश बी डैश अपॉन डी। गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए डबल डैश बी डैश सी। तो अब कौन सा ट्राइंगल है, उसी का छोटा, उसी डिस्टेंस पे, दिस इज़ डी, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ ए डबल डैश एंड दिस इज़ बी डैश, ये छोटा वाला ट्राइंगल। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से आएगा 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डैश अपॉन डी। तो ए डबल डैश बी डैश को मैं ए बी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये हाइट हमने पैरेलल ए बी की ही बनाई थी। गेटिंग माई पॉइंट। क्यों, हम हर डेरिवेशन में एंगल्स आर वेरी स्मॉल, हम यहाँ पे सारे एंगल शुरू से इस चैप्टर में बहुत छोटे लेते हुए आए हैं, इसलिए 10 अल्फ़ा को हम लिखेंगे अल्फ़ा और 10 बीटा को हम लिखेंगे सिर्फ बीटा। गेटिंग माई पॉइंट। हमको पता है मैग्नीफाइंग पावर क्या था हमारा, बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा। तो अपॉन अल्फ़ा मैं ऊपर ले जाती हूँ मल्टीप्लाई करके, या फिर इसको कर सकते हैं ए दिस डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारा क्या है, ए बी अपॉन डी। तो ए डैश बी डैश, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी ऊपर चला जाएगा, डी से डी कैंसिल। तो ये हमारा बना ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश एम इज इक्वल्स टू आ गया हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
और हम इसको क्या लिख सकते हैं, v अपॉन यू के बराबर। ये आप लोग को पहले ही पता है, दिस इज इक्वल्स टू v अपॉन यू। तो आप लोग को पता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, हम यहाँ पे v से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय v, तो ये हो गया v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन यू। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस m। तो m इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया, इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस वी अपॉन एफ। गेटिंग माई पॉइंट? तो m इज इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस, यहाँ पे हमारा इमेज डिस्टेंस कितना है, d, सॉरी, तो ये हमारा m इज इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस d अपॉन एफ। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ पे v इज इक्वल्स टू माइनस डी होगा, सॉरी, तो ये प्लस होगा, v इज इक्वल्स टू माइनस डी। वाई v इज इक्वल्स टू माइनस डी? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। ओके ओके, गेटिंग माई पॉइंट? और यदि हमारी आँख लेंस के पीछे यहाँ से a डिस्टेंस पे रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है, a डिस्टेंस पे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी माइनस ए अपॉन एफ। ये भी हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन केस 1 व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। अभी हम सेकेंड केस लेते हैं, केस 2। केस 2 हमारा क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हमको नियर पॉइंट का भी दिखता है और फार पॉइंट का भी दिखता है। तो हम लोग का इमेज यदि इन्फिनिटी पे है तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। गेटिंग माई पॉइंट? v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इन दिस केस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन एफ एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन डी। क्यों? क्योंकि ये था एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये तो बिल्कुल सेम ही रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा नियर पॉइंट पे रखा है। लेकिन अभी हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज हमारी बन रही है, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, ओ सॉरी, इन्फिनिटी पे। इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन एफ इंटू डी अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल, दिस विल बिकम, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन एफ। गेटिंग माई पॉइंट? ये फॉर्मूला होगा मैग्नीफिकेशन का, मतलब इतना मैग्नीफाइड करेगी। इसका मैं आप लोग को रे डायग्राम भी बना के बता देती हूँ सेकेंड केस में। अम्मा, चौकस वाला दे दो ना, वो जो दिया था, पापा ने दिया था। तो बेसिकली मैं इसका रे डायग्राम आपको बना के बताती हूँ इस केस का, सेकेंड केस का। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग को पता है कि इन्फिनिटी पे इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फोकस पे। कहाँ रखा होगा, फोकस पे। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हमारा रे डायग्राम इस तरीके से बदल जाएगा। एक रे पैरेलल जाएगी जो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस फोकस से पास हो जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो सीधी निकल जाएगी। ये दोनों रे क्या रहेंगी, पैरेलल। हम इसको कहाँ लाएंगे,
पीछे, तो हम क्या बोलेंगे, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। हमारी आइज़ कहाँ है, यहाँ पे। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो बीटा, बीटा हमारा क्या हो जाएगा, बीटा इज आर दिस एंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। तो दिस एंगल इज बीटा, क्योंकि ये कहाँ से आती हुई रे है, ये रे है इन्फिनिटी से आती हुई, तो ये हमारा एंगल, ये हमारा हो जाएगा बीटा। गेटिंग माई पॉइंट, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंड मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाता है n इज इक्वल्स टू डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आई। जब वो इमेज कहाँ पे है, एंगल बाय इमेज, बट अभी हमारी इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पे, अपॉन एंगल बाय ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ है, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए हमारा नीचे वाला चेंज नहीं हुआ था। 10 बीटा, 10 बीटा हमारा क्या होगा, 10 बीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो बेसिकली ये बीटा इस ऑब्जेक्ट से होता हुआ ही जा रहा है। देखो हम लोगों ने लेना है 10 बीटा, तो 10 बीटा मैं कौन से ट्राइंगल से ले लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं ऑब्जेक्ट तक जाऊँ, क्योंकि आप देखो ये ही रे आगे जा रही है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यही रे जा रही है आगे। तो मैं ये छोटा सा ट्राइंगल ले लेती हूँ, ए बी सी, ये वाला, तो ये एंगल बीटा ही है और ये डिस्टेंस कितनी है, एफ है। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं इमेज का एंगल ही क्यों लूँ, मुझे तो 10 बीटा से मतलब है, तो मैं उतना बड़ा ट्राइंगल क्यों लूँ, मैं इन्फिनिटी तक तो जा नहीं सकती, तो मैं ये छोटा सा ट्राइंगल ले लेती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे 10 बीटा आता है, ए बी अपॉन एफ, दैट इज़ इक्वल्स टू बीटा, यही बीटा हमने यहाँ पे रखा था, ए बी अपॉन एफ। और अल्फ़ा तो सेम ही रहेगा। अल्फ़ा क्यों सेम रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए बी फॉर्म्ड अल्फ़ा व्हेन इट इज़ एट लीस्ट डिस्टेंस, तो ये तो ए बी अपॉन डी ही रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब समझ में आया आपको ये ए बी अपॉन एफ क्यों है, ठीक है, इसलिए हमारा मैग्नीफाइंग पावर आएगा डी अपॉन एफ। तो बेसिकली दिस इज़ योर सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हमको सिंपल माइक्रोस्कोप के यूजेस भी पता होने चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। हम लोग मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे 1 लेस है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि नियर वाले केस में मैग्नीफिकेशन 1 प्लस था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ डी बाय एफ है और यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस डी बाय एफ। मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे कम मैग्नीफाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कर रहा है, लेकिन व्हेन इमेज इज फॉर्म, बट हमको दूर का देखना, इन्फिनिटी का देखना ज़्यादा क्लियर होता है, मतलब आवर आई इज़ मोर कंफर्टेबल व्हेन इट इज़ फोकस्ड एट इन्फिनिटी, इसलिए हमको ये केस ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ठीक है। यूजेस सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ यूज़ होते हैं, वॉच मेकर, ज्वेलर्स, ये सब, ये सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़, सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस है, ठीक है। इन मैग्नीफाइंग द प्रिंटेड लेटर्स, हमको बुक पढ़ना हो, रीडिंग बुक। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। थ्रेड ऑफ अ क्लोथ, ये सब हमको देखना हो, साइंस लेबोरेटरी, साइंस लैब में भी हम यूज़ करते हैं, टू रीड द स्केल। तो ये बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप है जो बाज़ार में हमको ऐसा मिलता है स्टैंड के साथ, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है। कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी,
कल मैं आप लोग को कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ा दूँगी। कल ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोग को 2 days दूँगी फॉर द सबमिशन ऑफ योर चैप्टर। एग्जाम्पल्स करिए एनसीईआरटी के और एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।